हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया है। तो आज हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट क्या है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अब पहले ये बताओ, कॉस्ट का मतलब क्या? लागत। हिंदी अनुवाद चल रहे हैं इधर? हाँ, जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारा खर्चा किया है हमने, वही हमारी क्या है, कॉस्ट होती है। सिंपली बोला जाए तो यही बोलो, कॉस्ट का मतलब क्या है, लागत से, है ना? तो मतलब एनी एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बस इतना ही है। तो कोई भी हमारा वो खर्चा जो प्रोडक्शन करने में लगा है, वो हमारे लिए क्या रहेगा, हमारी कॉस्ट रहेगी। पक्का? ये सिंपल कॉस्ट का अपना मीनिंग रहता है। अब कॉस्ट को क्या किया गया है, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हमें एक क्या बताई गई है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स रहेगी, वेरिएबल का मतलब वेरी करेगी। किसके साथ? बोलो, समझते हैं। रेंट की बात करते हैं, और बिल्डिंग का रेंट है ना, ये जिस बिल्डिंग में है हम, इसका है, ये रेंट पे है ये बिल्डिंग अपनी, ठीक है। और रेंट जो है वो कितना है, पहले कभी बताया क्या किसी ने? नहीं, फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो रेंट कितना है, 40,000, 40,000, ठीक है। इसी के आसपास का है, वैसे एग्जैक्ट नहीं पता, तो 40 के आसपास है, ठीक है। तो 40,000 मानते हैं। अब मेरे को ये बताना, ये जो रेंट का खर्चा है हमारा, फिक्स्ड है या वेरिएबल है? मतलब हर महीने 40,000 लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, अगर सभी लोग यहां होते तो क्या किए जाते, नोट्स भी दिए जाते। जैसे अभी हम आपको क्या भेज रहे हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं क्वेश्चंस के, तो वो क्वेश्चंस के पीडीएफ भेजने के बजाय क्या दिए जाते, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रिंट आउट दिए जाते। तो मतलब फोटोकॉपी करवाने का क्या लगता है, खर्चा कुछ ना कुछ तो लगता होगा। मेरे को बताना, ये फोटोकॉपी का खर्चा फिक्स्ड है या वेरिएबल है? कैसे? मतलब जितने स्टूडेंट्स आएंगे उतने नोट्स फोटोकॉपी करवाने पड़ेंगे, और उतने का ही क्या होने वाला है, हमारा खर्चा होने वाला है। तो मतलब फोटोकॉपी का जो खर्चा है वो हमारा क्या रहा, वेरिएबल रहा। पक्का? तो वेरिएबल कॉस्ट किसको बुलाएंगे? एक बात बताओ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होती होगी? रॉ मटेरियल जो है हमारा, इसकी ये हमारी कॉस्ट क्या होती होगी, वेरिएबल के फिक्स? सिंपल सी बात है, जितना प्रोडक्शन करोगे, जितनी यूनिट्स बनाओगे, उतने का क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो खर्चा कैसा होता होगा, वेरिएबल होता होगा। पक्का? लेबर की कॉस्ट बताओ, वेरिएबल के फिक्स्ड? डिपेंड करता है, ना फिक्स्ड कह सकते ना वेरिएबल कह सकते, डिपेंड करता है कि उस लेबर के साथ में क्या एग्रीमेंट हुआ है। जैसे कि देखो, दो तरीके की लेबर होती है। एक होती है हमारी परमानेंट लेबर, मतलब वो यहीं रहेगी, महीने के उसको क्या देने हैं, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए देने ही देने, तो वो तो क्या हो गए, फिक्स्ड, मतलब वो खर्चा चेंज नहीं हो रहा। एक लेबर होती है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसमें हम कैजुअल लेबर जिसको बुलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि जितना प्रोडक्शन करोगे, हर यूनिट का आपको क्या मिलेगा, 7 रुपया मिलेगा, 8 रुपया मिलेगा। तो वो जितना प्रोडक्शन करेगा, 100 यूनिट बनाएगा तो 700 रुपये कमाएगा, 10,000 बनाएगा तो 10,000 इंटू 7, 70,000 कमाएगा। मतलब जितनी यूनिट्स वो बनाएगा, उतनी यूनिट्स का उसको, मतलब हमारा लेबर का कॉस्ट क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्लियर है इतना? तो फिक्स्ड और वेरिएबल अभी क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, आगे की बातें हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि फिक्स्ड खर्चे कब होंगे और वेरिएबल कब होंगे। हमने प्रोडक्शन के चैप्टर में बात की थी दो टाइम पीरियड की, एक शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट रन, और एक दूसरा हमने लॉन्ग रन की बात की थी। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता था, जहां पे क्या हो, एटलीस्ट वन फैक्टर आपका क्या रहे, फिक्स्ड रहे। तो एक बात बताना, अगर एक फैक्टर आपका फिक्स है तो उसकी कॉस्ट भी तो क्या होती होगी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक ही बिल्डिंग है, तो इस एक ही बिल्डिंग का रेंट लगेगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हम कितनी भी बिल्डिंग ले सकते हैं, तो इसका मतलब रेंट कितना भी हो सकता है, मतलब वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा या फिक्स रहेगा। फिर तो वो चेंज होगा, मतलब वो कॉस्ट हमारी जो है वो क्या बन जाएगी,
वेरिएबल कॉस्ट हमारी बन जाएगी। लेकिन वो कहां होगा? लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन में क्या फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी क्या? हाँ, लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी क्या? जब फिक्स्ड फैक्टर ही नहीं है तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब रहेगा ही नहीं। क्लियर है इतना? पक्का? अच्छा, तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कॉस्ट को, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो आउटपुट कम या ज्यादा होने के साथ, या मैं बोलूं आउटपुट के चेंज होने के साथ हमारी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, जैसे कि रेंट। एक बात बताओ, यहाँ इस बिल्डिंग का जो ओनर होगा वो ऐसे बाहर खड़ा रहता होगा, गेट के बाहर देखता होगा बच्चे कितने आए हैं, आज बच्चे कितने आए हैं, 20 आए हैं, तो किराया उसके हिसाब से। फिर अगले दिन देखता होगा ये तो ज्यादा बच्चे पढ़ा रहे, 100 बच्चे पढ़ा रहे, तो किराया उसके हिसाब से। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहे तो बच्चे आ ही नहीं रहे, तो ये सोचता होगा क्या किराया लेना इनसे। ऐसा होता होगा क्या? या वो अपना फिक्स ही लेता है अपने से? वो फिक्स लेते हैं, बच्चे आए ना आए, कम आए ज्यादा आए, उसको कोई मतलब नहीं है। तो जो रेंट का कॉस्ट रहने वाला है वो हमारा फिक्स रहने वाला है। लेकिन यही हम बात करें किसकी? फोटोकॉपी वाले की, तो वो कॉस्ट हमारी क्या होती होगी? चेंज होती होगी, है ना। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि यहाँ पे बच्चे कितने हैं, सर्विस कितने बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड और वेरिएबल का एक सिंपल सा भी कॉन्सेप्ट बताया मैंने, पूरी डिटेल में अभी इसकी बात नहीं की, आगे करेंगे। ठीक है, अब एक हम दूसरे तरीके के क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, और वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये क्या होती है, मेन यही चीज समझनी है हमें आज। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट क्या होती है? देखो, कॉस्ट को वैसे हमने कैसे डिफाइन किया अभी तक? एनी एक्सपेंसेस विच इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो हमारी कॉस्ट है। मैं ये भी बुला सकता हूं क्या? एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑब्टेन करने के लिए जो खर्चा आपने किया वो आपकी कॉस्ट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस लिए काम आते हैं? प्रोडक्ट को बनाने के लिए, गुड्स सर्विसेज को बनाने के लिए। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी तो कह सकता हूं लैंड का खर्चा, लेबर का खर्चा, कैपिटल का खर्चा, एंटरप्रेन्योर का खर्चा, ये सब क्या है? कॉस्ट ही तो है, ये सभी तो कॉस्ट भी है। ठीक है, ऐसे भी बुला सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब पहले तो ये समझते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या। अब आपके ना अकाउंट्स के अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट अलग होते हैं और यहाँ के कॉन्सेप्ट हमारे थोड़े से अलग है। एक बात बताओ, अकाउंट्स के अंदर आप क्या कंसीडर करते हो? जैसे कि क्या बनाना है बताओ? ये मार्कर बनाना है, मार्कर तो फिर इतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने को क्या है? स्टूल बनाना है। ये दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ, ये स्टूल बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा बताओ? लकड़ी, लोहा लगा होगा, और थोड़े नट बोल्ट लगे होंगे, कुछ ये चीजें लगी होंगी ना, थोड़ी लेबर भी लगी होगी। मतलब ऐसा तो है नहीं अपने आप सीधा इसको ऐसे फेंका और तैयार हो गया, तो ऐसा है ना। ये सब चीजें, ये सब खर्चे इसमें आए होंगे या नहीं आए होंगे? ये खर्चे आए हैं। अच्छा, एक बात बताना, मान लेते हैं मैं ओनर हूं, ठीक है, इसका ये फर्नीचर का काम है हमारा। ठीक है, फर्नीचर के काम में हम ये क्या बनाते हैं? स्टूल बनाते हैं, मैं बनाता हूं ये, मैं ओनर हूं इसका। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं लकड़ी खरीदता हूँ। लकड़ी खरीदता हूं तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ? जेब से रुपए निकालता हूँ। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मेरे को पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, लेबर आती है मेरे यहाँ पे, वो काम करके जाती है, उसको भी मैं क्या देता हूँ? पैसे देता हूँ। अच्छा, इस बिजनेस को ओपन करने के लिए मेरे को रुपए की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया? बैंक से लोन लिया। मैंने बैंक से लोन लिया और उस लोन के बदले में मैं बैंक को क्या देता हूँ? ब्याज देता हूँ, इंटरेस्ट पे करता हूँ। ठीक है, सब कंसीडर किया आपने। इसकी कॉस्ट कितनी? जैसे मान लेते, चलो मैं बताता हूँ कि लकड़ी के लिए 100 रुपये लगे, लेबर के रिगार्डिंग मैंने 150 रुपये दिए, और ब्याज मान लेते सब कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से एक जो टेबल का आया वो कितना आया? 40 रुपये आया ब्याज। टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 290 रुपये की इसकी कॉस्ट है क्या? यह ज्यादा होनी चाहिए, और कुछ नहीं लगा। ठीक है, इसमें यही लगा हुआ है। मेन बताओ, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। क्या आपने लैंड की कॉस्ट लगा ली? किराया? अच्छा, किराया तो लिया ही नहीं बीच में, किराए का भी इंक्लूड करो भाई। कितने का किराया? मान लेते 60 रुपए, तो 350।
लैंड का खर्चा हो गया, लेबर का हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट भी हो गया, और एक रॉ मटेरियल वाला भी मान लेते हैं वही कैपिटल का है, तो वो भी हो गया, सब कुछ कंसीडर कर लिया। एंटरप्रेन्योर, क्या वो कॉस्ट आपने कंसीडर की? आप अपने अकाउंट्स में सिर्फ कितनी कॉस्ट लिखते हो? 350 रुपए। एक बात बताओ, आपने ये नॉर्मली आपने ये अकाउंट्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, या कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, चाहे लॉ में पढ़ा हो चाहे अकाउंट्स में पढ़ा हो, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है आपका, सेपरेट बिजनेस। ये बोलते हो ना जनरली, आप क्या बोलते हो? बिजनेस अलग, उसका मालिक अलग, यही कॉन्सेप्ट है या नहीं है? लेकिन आपने एक धोखाधड़ी की ओनर के साथ आज तक। वो क्या किया? लेबर आती है, वो काम करके जाती है, 8 घंटे बैठती है, उसकी कॉस्ट को कंसीडर करते हो। ओनर भी तो आता है इधर, ओनर भी आके बैठता है इधर, पूरे दिन बैठता है। अच्छा, क्या उसकी कॉस्ट को कंसीडर किया कभी? क्या चीज? प्रॉफिट होगा तो होगा, वो अपने कमाई, वो भी तो लगा हुआ है इधर पूरे दिन, तो वो प्रॉफिट क्यों काउंट कर रहे हो? उसको कॉस्ट क्यों नहीं बोल रहे तुम? वो भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में है। बताओ, आप बैंक से लोन लेके आए, उसका ब्याज आपने जोड़ दिया। अगर ओनर घर से रुपए लेके आता है, क्या उसका इंटरेस्ट कट करते हो अकाउंट्स में? बोलो, उसकी इंटरेस्ट, वो तो पार्टनरशिप की बात अलग है आपकी, पार्टनरशिप की बात अलग है, वो भी जब डीड में होगा तब दोगे, ऐसे थोड़ी ना देते हो, सीधा थोड़ी ना दे देते हो, डीड में होगा तो दोगे। और सोल प्रोप्राइटर में तो तुम वो कोई बात ही नहीं करते, कंपनी में कोई बात ही नहीं करते, सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में बात करते हो। दिक्कत है या नहीं है? दिक्कत तो है। एंटरप्रेन्योर कुछ भी लाता है, बताओ मालिक रुपए लेके आ रहे हैं। एक बात बताओ, जब एंट्री डालने की बात आती है तब आप कहते हो मालिक अलग, बिजनेस अलग। अभी जब वो लेके आ रहा है तो उसको भी तो उसका रुपया दो ना। वो अगर लेके आया, कैपिटल इधर लाया, उस पर ब्याज दिया गया आपने। वो घर से अगर फर्नीचर उठा के लाता है, यहाँ पे काम में लगाता है, क्या उसके बदले में कुछ उसको किराया देते हो? यही अगर आप क्या करो, फर्नीचर कहीं से उठा के लाओ, ऐसे सीधा लाने देगा क्या? नहीं लाने देगा, किराया मांगेगा अगला। मशीन आपको कोई चाहिए, किराया देना पड़ेगा। ओनर घर से लाता है कुछ भी, तो ओनर अगर खुद यहां पे पूरे दिन दुकान पे बैठ रहे हैं, क्या दिया आपने बदले में? सर प्रॉफिट दिए है ना हमने बदले में, वो तो उसके रिस्क बियरिंग का रिवॉर्ड है, उसकी मेहनत का रिवॉर्ड थोड़ी ना। उसने रिस्क लिया है, बिजनेस चलाया है, इस बात का रिवॉर्ड दिया आपने प्रॉफिट उसको, ना कि उसके कैपिटल का, या जो वो मतलब घर से रुपया लेके आया। गलत था या नहीं था? गलत है। आप बताओ, ओनर के साथ गलत कर रहे हो आज तक। दूसरे लोगों को क्या देते जा रहे हो? रुपए बांटते जा रहे हो। कैपिटल के रुपए आपने बैंक से लेके आए अगर लोन, तो आपने उसको रुपए दिए। फर्नीचर अगर कहीं से लेके आते हो उधार पे, तो उसको आपने किराया दिया। हर चीज का आपने आउटसाइडर्स को पेमेंट करते जा रहे हो, लेकिन किसको पेमेंट नहीं किया आज तक? सर हम प्रॉफिट देते हैं उसको, लेकिन ध्यान रखना प्रॉफिट जो होता है वो रिस्क का रिवॉर्ड होता है, ना कि उसकी मेहनत का। क्या वो भी कॉस्ट में कंसीडर होना चाहिए या नहीं? अरे बोलो, कॉस्ट में तो वो भी होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे? ओनर की कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे, ओनर की कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, अब ओनर की कॉस्ट अब आप इकोनॉमिक में कंसीडर करते हो, क्या उसकी कोई जर्नल एंट्री डालते हो? जर्नल एंट्री तो नहीं डालते। मतलब अकाउंट्स में आप उसको कॉस्ट मानते हो या नहीं मानते हो? अकाउंट्स में तो कॉस्ट नहीं मानते हो ना उसको, लेकिन कहाँ मानी जाएगी? इको में मानी जाएगी। तो ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है ना, ये कॉस्ट कौन सी होती है? जो आपकी जेब से बाहर जा रहे हैं रुपए। जैसे कि लेबर लेके आए आप, उसको पेमेंट किया बिजनेस ने, ये बिजनेस अलग मानना, ओनर अलग मानना। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिजनेस की बात करता हूं। इसके पास में कहा बाहर से लेबर आती है, उसको ये पेमेंट करता है या नहीं करता? करता है। मतलब जेब से रुपए निकलते हैं। बैंक से लोन लेके आते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करता है या नहीं करता? करता है। मतलब जेब से रुपए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। रॉ मटेरियल खरीद के लाए तो जेब से रुपए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। ये सारी कॉस्ट कौन सी है आपकी? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब जो रुपए जेब से बाहर जा रहे हैं, जो खर्चे आपकी जेब से बाहर जा रहे हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी भी होगी जो जेब से बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब जिसके लिए आपने जेब से रुपए बाहर नहीं निकाले। जैसे कि ओनर ने भी आके इधर क्या किया था? बिजनेस अलग है अपना। ओनर ने भी आके इधर क्या किया? काम किया, लेकिन उसकी सैलरी आपने, सर उसकी सैलरी हमें क्या पता यार कितनी होगी? हाँ, मैं बिजनेस हूं। अरे ये बिजनेस है, इधर ओनर है।
ओनर भी तो आके इधर काम करेगा या नहीं करेगा बिजनेस के पास। अभी बिजनेस की बात करता हूं इधर मैं सीए साई लरोड़ा हूं, नलायक को बच्चे पूछ रहे हैं सीए को आप कौन हो। हाँ चलो पहले तो ये बताओ बिजनेस के पास, अभी बिजनेस हो ठीक है, इधर बिजनेस लिख देता हूं, ये बिजनेस ठीक है, ये इधर बिजनेस है ठीक है। ओनर आता है बिजनेस के पास ठीक है, काम करता है, क्या बिजनेस उसको कुछ रुपए देता है क्या? नहीं देता। प्रॉफिट की बात मत करना यहां पे, अभी मैं तो बात किसकी कर रहा हूं, जो उसने मेहनत की है, जो उसने मेहनत की है, क्या ये आपने उसको चुकाया क्या? नहीं चुकाया। अकाउंट्स में तो कंसीडर नहीं किया ना। एक बात बताऊं, इसी कोस्ट को, जो एक्सप्लिसिट कोस्ट ना, कौन सी कोस्ट थी हमारी? अरे एक्सप्लिसिट कोस्ट कौन सी, किसको बुला रहे थे? जो जेब से बाहर जा रहे थे रुपए, है ना, जिसका खर्चा बाहर जा रहा था, इसको आप कौन सी कोस्ट बुला सकते हो? अकाउंटिंग कोस्ट। क्योंकि अकाउंट्स में वो सारे खर्चे आप इंक्लूड करते हो। एंट्री किसकी करते हो आप अकाउंट्स में? जो भी आपने खर्चे पे किए हैं उसी की तो एंट्री करते हो, जो निकला ही नहीं है जेब से उसकी एंट्री भी नहीं करते आप। तो इसी को एक्सप्लिसिट कोस्ट को हम क्या बुलाते हैं? अकाउंटिंग कोस्ट भी बुलाते हैं ठीक है। लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बिजनेस हूं ठीक है। यहां से ओनर आते हैं और ओनर इधर आके अपना काम करता है, उसको रुपया देना था, दिया तो है नहीं, जेब से तो निकाला ही नहीं हमने, लेकिन उसकी कोस्ट माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अब बात ये सर, क्वेश्चन ये हमारे सामने ये उठता है, कितना कोस्ट कितनी माने भाई? जिसको पे कर दिया उसका तो पता है इतना खर्चा है, जिसको पे ही नहीं किया उसका खर्चा क्या पता? बोलो। प्रशांत सर समर्थ के ओनर ठीक है, वो सबकी कोस्ट को कंसीडर करते होंगे, क्या अपनी कोस्ट भी कंसीडर करते होंगे? अपनी कोस्ट का मतलब उनको समर्थ से क्या मिलते हैं? प्रॉफिट। उनको समर्थ से क्या मिलते होंगे? प्रॉफिट। क्या अपनी सैलरी कवर करते हैं या नहीं? अब एक बात बताना और थोड़ी सी और इसको वाइड करना। मान लेते हैं कि समर्थ की बात नहीं करते एक बार ठीक है, कोई दूसरे बिजनेस की लेते हैं। ये एक बिजनेस है ठीक है हमारा, यहां पे इस बिजनेस का क्या नाम रखें? 2004 चिंटू। हाँ चिंटू। तो क्या काम है भाई बताओ अपना? चिंटू जो है वो क्या है? एक टैलेंटेड पर्सन है हमारा ठीक है। चिंटू बनाए क्या? मेरा अब देखो इधर चिंटू बना, तो तुम मेरे को अपनी पेंटिंग दिखाते हो ना, क्या है ना, इंसान बनाया ना कबूतर बनाया। तो देख लो जो है वही बना दिया इधर, मेरी गलती थोड़ी ना है, जैसा है वैसा बनाए। हाँ ये कौन है? चिंटू ठीक है। चिंटू का अपना, अरे बाल ज्यादा ऊपर चले गए, आसमान को भिड़ेंगे। ये चिंटू का अपना क्या है? इधर बिजनेस है ठीक है। चिंटू एक टैलेंटेड आदमी है। अगर मान लेते हैं बिजनेस ना करे तो क्या करता होगा? जॉब करता होगा कहीं। भाई बिजनेस नहीं करेगा आदमी तो क्या करेगा? जॉब करेगा। जॉब में कुछ रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? चिंटू बताओ कितनी सैलरी है? हाँ कितने? 2 लाख रुपए देखे हैं अभी तक? लो 500 रुपए पर मंथ ठीक है, पर मिनट। हाँ तो 500 रुपए क्या मिलते हैं इसको? देखो इसकी जॉब भी क्या लगेगी, बोल दूंगा, ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। छोड़ो अभी रहने दो। फीस आ गई क्या? रहने दो एक बार। 500 रुपए पर मंथ ठीक है। नहीं तो जॉब का अभी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे देता अभी ठीक है। तो 500 रुपए पर मंथ जो है वो इसकी अपनी सैलरी है ठीक है। इसकी कोई ना कोई अपनी जॉब लगी हुई थी। अब एक बात बताओ, इसने 500 रुपए इसको मिल जाते हैं, अगर ये क्या करेगा? बिजनेस। अगर ये क्या करेगा? बिजनेस। कितनी कॉस्ट लेके चले अपने? कम से कम कितना कमाना चाहेगा बिजनेस से? मतलब 500 तो कम से कम।
अगर ये कहता है, सुनना, अगर ये कहता है कि मेरे को अपने बिजनेस में प्रॉफिट कितने के हुए, ये कहता है मेरे को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुए 700 रुपए के, नाच रहे, नाचना चाहिए क्या? हाँ नाचना चाहिए। क्यों? देखो इसने जॉब छोड़ के क्या स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कितने कमाए? 700। वास्तव में देखा जाए इसको क्या बोलना चाहिए कि बिजनेस से इसको कितना प्रॉफिट हुआ है वास्तव में? क्या मैं कह सकता हूं 700 रुपए ही प्रॉफिट हुआ, या कहना चाहिए 200 रुपए ही प्रॉफिट हुआ इसको? क्योंकि भाई 500 रुपए तो तू खुद ही कमा लेता, कहीं बिजनेस ना भी कर, बिजनेस ना भी कर तब भी ये क्या कर लेता? 500 तो कहीं भी कमा रहा था ना। देखा जाए तो इस बिजनेस से इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हुए हैं तो वो तो 200 के ही है। ये 200, आप अकाउंट्स में अपने प्रॉफिट्स क्या लिखते हो? 700 ही लिखते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अकाउंट्स में आप 700 लिखते हो, लेकिन अकाउंट्स में आप कौन सी कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते? ये अपनी खुद की कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करते। खुद की कॉस्ट खुद सोचो कैसे आती होगी। एक बात बताओ, प्रशांत सर अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो जॉब क्यों नहीं कर रहे? या मैं अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अपना पूरा दिन दे रहा हूं, मैं जॉब क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को मालूम है कि मैं जॉब से तो इधर ज्यादा कमा लूंगा। बोलो, अगर मेरे को लगेगा कि अब जॉब से ज्यादा नहीं कमाए जा रहे, तब मैं क्या करूंगा? जॉब करूंगा ना, सिंपल सी बात है। बोलो, मेरे को कोई बच्चों से मोह है क्या? हाँ है, ठीक है। हाँ तो ये समझ पा रहे हो ना अभी, क्या खुद की कॉस्ट को कंसीडर करना है या नहीं करना हमें इकोनॉमिक्स के अंदर। और एक बात बता दूं कि जो बड़े बड़े बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो अकाउंट्स के प्रॉफिट्स देख के नहीं लिए जाते हैं। आपने इकोनॉमिक्स, आपके जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं ना, उसको देख के लिए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट तो शेयर होल्डर को राजी करने का तरीका है। वास्तव में अकाउंटिंग प्रॉफिट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने आपके क्या होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं। आप खुद सोचो, आप अपना बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहोगे? अरे अगर जब भी स्टार्ट करना चाहोगे तो कब स्टार्ट करना चाहोगे? जब जॉब से ज्यादा बेनिफिट आपको क्या होंगे, बिजनेस के अंदर होंगे, तभी। मैं कहता हूं, चलो मान लेते हैं कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपको रेवेन्यू कितने का हुआ? आपको 5 लाख का रेवेन्यू है, ठीक है, 5 लाख का रेवेन्यू, ये पर मंथ की बात चल रही है हमारी, ठीक है। कुछ कॉस्ट भी लगेगी, कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर को सैलरी पे करना, अगर ब्याज भी हो सकता है लग जाए अगर कैपिटल आप उधार पे लेके आ रहे हो तो, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपकी लेबर की कॉस्ट, मतलब जो आउटसाइडर वाली कॉस्ट है, ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेबर की कॉस्ट आपकी क्या लग जाती है? 1 लाख रुपए। रॉ मटेरियल की आपकी कॉस्ट लग जाती है कितनी? 1.5 लाख रुपए। और इंटरेस्ट आपका लग जाता है कितना? नहीं, बचा कुचा कैसे? 70,000, ठीक है। आप अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर निकालते हो तो कैसे निकालोगे? रेवेन्यू माइनस ये तीनों कॉस्ट, कितना है आपका प्रॉफिट? 180 का, 1.8 लाख, ये आपके क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अब मेरे को बताना, क्या आप ये बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? डिपेंड करेगा हमारी खुद की कॉस्ट कितने की है। अगर मैं क्या कहूं कि मेरे को क्या, चिंटू को, ठीक है, मान लेते हैं चिंटू का ही बिजनेस है, चिंटू को रिलायंस इंडस्ट्रीज से ऑफर आया हुआ है, इन्फोसिस से भी ऑफर आया हुआ है, विप्रो से भी ऑफर आया हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी ऑफर आया हुआ है, ठीक है। ये 4 कंपनी से इसको जॉब का ऑफर आया हुआ है, ठीक है। इन्फोसिस जो है वो कितना रुपया दे रही है इसको? पर मंथ की बात कर रहा हूं, ये सब बातें जो हो रही है वो क्या हो रही है, हमारी पर मंथ की बात हो रही है। इन्फोसिस इसको 1 लाख रुपए देने को रेडी है, विप्रो इसको 1.5 लाख देने के लिए रेडी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको 2 लाख रुपए देने को रेडी है, रिलायंस इसको 1,70,000 रुपए देने को रेडी है। मेरे को अब बताना, हमें खुद की कॉस्ट लेनी थी, खुद की कॉस्ट लेनी थी हमें ना, अभी खुद की कॉस्ट ही तो रहेगी इधर, जो भी रहेगी। कितनी कॉस्ट मानोगे खुद की? 1 लाख, 2 लाख, 1.5 या 1.7? 2 लाख। क्यों? सिंपल सी बात है, इनमें जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? अगर मान लेते बिजनेस ना करूं मैं, बिजनेस ना करूं मैं तो कहां जाऊंगा?
यहीं जाऊंगा ना, इन मतलब जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा मिलेंगे, यही मेरी कॉस्ट मानूंगा ना मैं, पक्का। अब मेरे को बताओ, क्या ये बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए? क्यों नहीं? प्रॉफिट हो रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस में इतनी टेंशन लेके 1,80,000 कमाऊंगा, इससे बढ़िया बिना टेंशन के, जॉब में क्या की टेंशन है, बिना टेंशन के 2 लाख कमाऊंगा। रिस्क किसका रहेगा बिजनेस में? खुद का। यहां पे 100% एश्योरेंस है, 2 लाख अपने घर पे तो आएंगे ही आएंगे, बिजनेस चले ना चले। जॉब के अंदर तो क्या दिक्कत है? तो ये बिजनेस मैं नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए, और जबकि मैं देखूं तो मेरे को क्या हो गया, 20,000 का लॉस। 20,000 का मेरा क्या हुआ है? लॉस हुआ है। समझ रहे हो? तो बिजनेस के डिसीजन आप क्या लेते हो? इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के बेसिस पे भी लेते हो, ठीक है? ज्यादातर इन्हीं के बेसिस पे लिया जाता है। अब मेरे को तो ये बताना, इम्प्लिसिट कॉस्ट से क्या समझ आ रहा है? क्या ये वाले जो खर्चे थे, क्या ये बिजनेस ने अपने ओनर को रुपए दिए हैं? कोई दिए थोड़ी ना, ये दिए नहीं है तो किसके पास? लेकिन क्या फिर भी उसकी कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए? करना चाहिए। और सोचो, क्या सर सिर्फ मतलब ये खुद की सैलरी वाला ही आएगा क्या, या और भी कुछ आ सकता है? खुद की कॉस्ट देखनी है ओनर की। खुद की कॉस्ट का मतलब क्या हो सकता है? वो बिल्डिंग लेके आ गया हो, वो बिल्डिंग जो है वो किसकी है? जिसमें बिजनेस चल रहा है वो ओनर की है, तो अभी रेंट आउटसाइड में तो नहीं पे कर रहे, लेकिन ठीक है वो किस में नहीं आएगा? अब आपके इस वाली कॉस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट में आना चाहिए कि नहीं? उसका भी तो इम्पैक्ट आना चाहिए। सिंपल सा ऐसा सोचो कि मैं क्या किया, मैंने एक हॉस्टल स्टार्ट किया। मेरे पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है? हाँ, ये बिल्डिंग है, वो फ्लोर ही नहीं बना, ये ऊपर ही ऊपर छत आ गई, ठीक है? ये अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 8 फ्लैट बना दिए अपने। फ्लैट क्या, 8 कमरे हैं, और इसमें अब कौन रहेंगे? बच्चे रहेंगे। हॉस्टल बना दिया। अब इस हॉस्टल के अंदर मेरे को क्या करना चाहिए? एक तरीका क्या है, या 8 रूम है ना, इसको मैं बिजनेस में यूज कर लूं, खुद का बिजनेस को स्टार्ट कर लूं। एक तरीका क्या है, इसको मैं हॉस्टल के रूप में अपना एक बिजनेस नया दूसरा स्टार्ट करूं। तीसरा तरीका क्या है, सीधा इसको रेंट पे दे देता हूं, बाकी सब माथापच्ची छोड़ दूं। क्या करूं? डिपेंड करेगा सर, डेटा तो दो कुछ, डेटा दो कुछ, और क्या। अभी मैं कौन सी कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर रहा? खुद की कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है? मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं, आपकी अकाउंटिंग प्रॉफिट। हॉस्टल अगर आप चलाओगे, हॉस्टल के बिजनेस से आपको क्या मिल रहे हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट है सारे के सारे, ठीक है? कितने के? 1 लाख रुपए के। नॉर्मल बिजनेस अगर कोई दूसरा बिजनेस करते हो तो मान लेते हो उस बिजनेस से आप कितना कमा लोगे? 80,000। और अगर आप क्या दे दो, रेंट पे दे दो, तो आप कितना कमा लोगे? 60,000। मेरे को बताना कौन सा बिजनेस करना चाहिए? हॉस्टल का। रीजन सबसे ज्यादा। अब मेरे को ये बताना, ये आपकी कॉस्ट क्या होती है? खुद की। ये कॉस्ट आपकी क्या है? खुद की है। खुद का मतलब अगर मैं हॉस्टल का बिजनेस करूंगा तो मैं इसको क्या नहीं दे पाऊंगा? किराए पर नहीं दे पाऊंगा। जैसे मैं नॉर्मल किराए पे दे पाता तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मतलब वो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले प्रॉफिट्स जो आए हैं अभी तक उसमें सिर्फ क्या हटा हुआ है? जो जेब से बाहर गया है। कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो जेब से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन उसको कंसीडर तो करना पड़ेगा। तो यहां से मैं एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा हॉस्टल के बिजनेस से वास्तव में मेरा प्रॉफिट हुआ ही कितना है? एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 40,000 का। ऐसे ही अगर यहां से कितने का हुआ? 20,000। और यहां पे ये तो देखना ही नहीं, ये तो खुद की कॉस्ट है, पक्का। तो क्या रेंट भी खुद की कॉस्ट में आएगा क्या? जैसे सैलरी था वैसे ही रेंट होगा, और ऐसे ही क्या होगा? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। सेम वही तो है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या जेब से रुपया बाहर जाता है? जेब से बाहर तो नहीं जाता, पक्का। जो रुपया जेब से बाहर जाएगा वो आपकी किस में कंसीडर होगा? पक्का। इक्वेशन और बनवा दूंगा मैं, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को यह बताना, डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सप्लिसिट के इम्प्लिसिट?
हाँ जी, डेप्रिसिएशन क्या कॉस्ट होनी चाहिए? इम्प्लिसिट कॉस्ट होनी चाहिए या एक्सप्लिसिट होनी चाहिए? समझ नहीं आ रही। मतलब रुपया तो बाहर नहीं जाता सर डेप में, रुपया तो रहता ही है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ गई कि हमने कहा अकाउंटिंग कॉस्ट जो है वही एक्सप्लिसिट है। डेप में भी रुपया बाहर गया था। जिस दिन मशीन खरीदी थी उसी के ऊपर लगा रहे हो ना डेप, जिस दिन खरीदा था। मतलब जो मशीन, अगर आपने 5 लाख की कोई मशीन खरीदी है उसी के ऊपर डेप लगा रहे हो ना, या उसके अलावा कोई और चीज पे लगा रहे हो? उसी के ऊपर 5 लाख रुपया दिया था या नहीं दिया था? बाद में तो आपने खर्चा धीरे धीरे बुक किया है, पेमेंट तो आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले, पक्का? तो डेप भी किस में कंसीडर होगा? एक्सप्लिसिट में। एक मिनट, हाँ जी बच्चों, तो ये हमारे सामने क्या दिया हुआ है? एक क्वेश्चन, इससे हमें क्या निकालने हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने और अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने हैं। देखो अभी तक हमने ये नहीं, कोई इक्वेशन की बात नहीं है, कोई कुछ बात नहीं की है, ठीक है? बिना इक्वेशन के नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मिस्टर राम ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया 2020 में, पक्का डूबेगा। ही हैज परचेज्ड, कितने की? एक मशीन परचेज की है, कितने की? 5 लाख रुपए की, जिसकी लाइफ कितनी है? 5 साल की लाइफ है, ठीक है? उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, कितने का? 60,000 का। पेमेंट मेड टू लेबर, उसने अपने लेबर को पेमेंट किया 70,000 का। ही पेड रेंट ऑफ ₹30,000 टू द ओनर ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ओनर को कितने का रेंट पे किया हुआ है उसने? 30,000, ठीक है? ही हैज बोरोड 10 लाख, किससे? पीएनबी से, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10%। ही हैज रिसीव्ड जॉब ऑफर, उसको जॉब ऑफर भी मिला था, किससे? एक तो किंगफिशर लिमिटेड और दूसरा पतंजलि से, ठीक है? पी के योग करेगा, हाँ, ऑफ 80,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। किंगफिशर से कितने का? बारटेंडर की जॉब है। किंगफिशर से कितने का? 80,000, और पतंजलि 90,000। और ही ब्रॉट कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, बिजनेस में कितने रुपए लाया? 5 लाख रुपए। फर्नीचर भी लेके आया जिसकी मार्केट में अगर वो उसको रेंट पे दे, यही लिखा हुआ है क्या? हाँ, मार्केट में अगर वो उसको क्या दे, रेंट पे दे, तो कितने का मिल जाएगा? रेंट लिखा नहीं हुआ क्या? ही कैन गेट रेंट ऑफ ₹10,000। हाँ, फर्नीचर रेंट पे दे सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? आपके पास मशीन पड़ी है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। फर्नीचर जाता है रेंट पे, क्या बात कर रहे हो? नलायक को ना यकीन हो तो बताओ, सोफे सूफे नहीं आते क्या? रेंट पे लेके नहीं आते। अब शादी ब्याह में क्या होता है, सोफे आधे रेंट पे होते हैं, घर के होते हैं। बताओ, 10,000 का क्या मिल जाएगा? रेंट मिल जाएगा। और लास्ट में आपको क्या बताया हुआ है कि उसने कितनी यूनिट सोल्ड की हुई है, कितनी बेची है 2020 के अंदर? 20,000 यूनिट बेची है। किस रेट पे? 25 की रेट पे। आपको ये बताना है क्या उसको ये बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब क्या उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अब पहले इकोनॉमिक की तो बाद में बात करेंगे, इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट तो बाद का आता है, पहले तो हम किसकी बात कर लें? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होते होंगे? पहले तो ये बताओ प्रॉफिट का मतलब क्या? सेल माइनस कॉस्ट, सिंपल सी बात है, सेल माइनस कॉस्ट, वही आपका प्रॉफिट है, हाँ या ना? तो सेल कितने की है, तो पहले तो सेल निकाल लो। 5 लाख की सेल है, 20,000 इंटू 25। अगला हमें क्या निकालना है? नॉर्मल कॉस्ट। देखो जो आप वैसे देखते हो, बताओ क्या क्या हटेगा? पहले रॉ मटेरियल कितने का खरीदा, हम कॉस्ट को माइनस करवाएं। हाँ, कॉस्ट कितने की है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट। और भी कोई है क्या कॉस्ट? अच्छा, लेबर पहले बताओ, रॉ मटेरियल की कितनी है? 60,000। लेबर की कितनी है? 70,000। ही पेड रेंट, रेंट कितने पे किए? 30,000 का, तो मतलब रेंट एक तरीके से कॉस्ट ही आ गई है अभी। कितने की? 30,000। इंटरेस्ट कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का। सर क्या पढ़ा क्या रहे हो? इको चल रहा है, क्या चल रहा है? ठीक है, एक इको का ही कॉन्सेप्ट है। क्या रह गया? और डेप,
डेप कितने का आ जाएगा? तो डेप तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, कितने का? 1 लाख का। ठीक है, और भी कोई है क्या खर्चा जो अकाउंट्स में आप इसमें से कंसीडर करते? नहीं, ये सब आप अकाउंट्स में कंसीडर करते, इसका मतलब हम इसको क्या बुलाएंगे? अकाउंटिंग कोस्ट। और अकाउंटिंग कोस्ट को ही हम क्या बुला रहे थे? एक्सप्लिसिट कोस्ट। एक्सप्लिसिट कोस्ट। ठीक है, कितना आ गया बताओ? ये टोटल अगर देखें तो कितना आ गया? 360। क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट है या नहीं है आपके? क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट है क्या? 5 लाख 140 क्या आपके क्या है अकाउंट्स में प्रॉफिट? लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या सिर्फ इससे बात बनेगी क्या, या कुछ और खर्चे भी निकालने पड़ेंगे? अभी डिसीजन अगर सही लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी अपनी दूसरी कोस्ट भी कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसको आप क्या बुलाते हो? इम्प्लिसिट कोस्ट। इम्प्लिसिट कोस्ट में क्या जेब से रुपए बाहर जाते हैं क्या? नहीं, जेब से बाहर नहीं जाते, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है? बिजनेस डिसीजन के अंदर इनको कंसीडर किया जाता है। और ये किसकी कोस्ट होती है? ओनर की खुद की। अब पहले ये बताओ, इम्प्लिसिट कोस्ट में एक तो क्या आ जाएगा? उसका सैलरी है ना, सैलरी वाली कोस्ट। बताओ कितने की आ गई? कितने की लूं? 80,000 या 90,000? हाँ, चिंटू कह रहे हैं सर 80,000 में ही जाने दो, कोई दिक्कत है नहीं, मैं अपने आप कवर कर लूंगा उधर तो। हाँ, कैपिटल कितने की बोरो की? 5 लाख की कोस्ट है क्या? इसका क्या करेगा आगे? बस 5 लाख। अब कुछ करना है इसका? हाँ, दूसरों से रुपया लेके आते हो 10% चार्ज करता है। ओनर लाएगा तो क्या वो चार्ज नहीं करेगा? फिर वो भी तो अपनी कोस्ट लेगा। ठीक है, तो मतलब वो कितने मानेगा? फिर इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे किसका आ रहा होगा? कितने का? 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 50,000। और रेंट, एक बात बताओ, बिजनेस में ना लाता ये फर्नीचर तो 10,000 रुपये रेंट देता ना, तो यहाँ भी देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? है तो ये भी, तो रेंट का खर्चा इधर भी आएगा। फर्नीचर का रेंट है कितने का? 10,000 का। और भी कुछ आएगा क्या? पक्का और कुछ नहीं है? मतलब ये सारे खर्चे हैं, कितने हो गए? 1,50,000। 10,000 का क्या रहा आपका लॉस? तो क्या ऐसे में उसको ये बिजनेस करना चाहिए? ना, नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले कहा था 2020 में ऐसा ये वाले बिजनेस चलते हैं क्या कोई? तो ये आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉस है। मेरे को बताओ आपने क्या इक्वेशन बनाई है? यहाँ पे इक्वेशन खुद बनाओ। इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने हैं, कैसे निकालूं? हाँ, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने तो क्या करूं? सिंपल सी बात है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों। बोलो, मेरे को तो इकोनॉमिक प्रॉफिट 10,000 निकाले तो सब कुछ माइनस किया है ना मैंने तो मतलब टोटल रेवेन्यू ये है आपका 5 लाख का, और टोटल कॉस्ट ये है। और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या बन गया? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही तो हो गई। पक्का? मेरे को अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए। सेल में से क्या माइनस करूं? सिर्फ टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मेरा क्या आ जाएगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब इक्वेशन बना ले, इधर आपके बुक्स में ऐसे इक्वेशन दी होंगी। अब देखना इसमें क्या क्या रिलेशन बताता है, सुनना। आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होगी? अकाउंटिंग कॉस्ट किसके इक्वल है? सेल माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैं पूछ रहा हूं अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? बताओ, टोटल कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। हाँ, आपका ये बताओ टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू क्या? अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होंगे? सेल्स में से क्या माइनस करूं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। अब सेल्स की जगह टोटल रेवेन्यू वर्ड आ सकता है, ठीक है, वो एक ही बात हो गई।
पक्का? अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट इज ऑलवेज लेसर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट? बोलो, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में से अभी कुछ चीजें माइनस करनी बाकी रह गई है, उसके बाद में क्या आएंगे? इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो एक रिलेशन बना लिया, ऐसे ये ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं ये चीजें, ठीक है। हालांकि कई बार ऐसे सीधा पूछ भी लिया जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट बताओ इधर कितने हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? लेसर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। एक रिलेशन और बनाना है मेरे को, बताओ अकाउंटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी कि इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होगी? इस टोटल कॉस्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? इकोनॉमिक कॉस्ट भी लिख सकता हूं, ठीक है। इकोनॉमिक में तो टोटल कॉस्ट ही मानी जाएगी ना। बताओ कौन सी कॉस्ट हमेशा ज्यादा रहेगी, इकोनॉमिक कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ इतना पार्ट है, इकोनॉमिक में तो टोटल है। पक्का? तो क्या लिखो यहां पे? इकोनॉमिक कॉस्ट is always greater than accounting cost। अब ये ब्लेम मत लगा देना। क्या ब्लेम नहीं लगाना? अब मान लेते हैं कि एग्जाम में क्या मतलब एमसीक्यू तुम्हारा क्या आ गया, उसमें ये आ गया अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। सही क्या गलत? नहीं सर आपने लिखवाया ही नहीं। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो मेरे को कोई ये बोल जाए कि सर आपने लिखवाया ही नहीं, तो ऐसे तो मैं लैंग्वेज तो कितनी भी बना लूं, इधर लैंग्वेज तो कितनी, इसका भी उल्टा कर दो बोले, इनको इधर उधर कर दो बोले कि इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बताओ ट्रू या फॉल्स? तो ऐसे तो अब कोई भी रिलेशन बन सकता है ना बनाने को, तो पक्का? तो ऐसे यूं रिजिड नहीं रहना कि अपने को सिर्फ इतना इतना याद रखना है। ये चीज याद हो गई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अपने पास इकोनॉमिक के अंदर टाइम में आराम से सोच सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत टाइम मिलता है हमें, पहले भी बताया होगा, आधे पौने घंटे में पेपर हो जाता है हमारा। हाँ, 2 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, और जितना आता है वो आधे पौने घंटे में आ जाता है, जितना आना हो। उसके बाद तो फिर इधर उधर देख के कहीं से बात बन जाए तो बन जाए, ठीक है। तो मतलब सोचने का टाइम है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं होती इकोनॉमिक के अपने पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट समझ आ रही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट समझ आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। क्या टाइम हुआ है?